हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया, और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो इंग्लिश का हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट बुक है, ठीक है दोस्तों। तो इन बुक से जितना भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट पोएम्स है जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में दोस्तों आने वाला है, इस पूरे 1 घंटे को पूरा मेरे साथ दे दिया, तो मैं इस चीज़ का गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जो मस्तिष्क में, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में ये पूरा पूरा पोयम एकदम मैं चुटकी बजा करके घुसा दूंगा, ठीक है। गारंटी देता हूँ दोस्तों, पूरा एकदम याद हो जाएगा, एकदम कंटिन्यूसली सारा का समरी मैं लेके आया हूँ तुम्हारा इंग्लिश एग्जामिनेशन में। एकदम तुम्हारा एक भी मार्क्स किसी भी पोएम से तुम्हारा छूटने वाला नहीं है, ये तुम्हारे साहिल भैया का गारंटी है। एकदम दोस्तों लाइन बाय लाइन एकदम चलेंगे, जितना भी तुम्हारा पोएम्स है सारे को एकदम समरी देते हुए चलेंगे, जिसका एकदम बेस्ट तुमको समरी कोई भी यूट्यूब चैनल पे तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। मैं इस चीज़ का गारंटी दे रहा हूँ, एकदम बेस्ट समरी, एकदम शॉर्ट समरी, एकदम क्विक सुपर फास्ट रिवीजन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ तुम लोगों का। एकदम मेरे साथ पूरा 1 घंटा दे दो, एकदम तुम्हारे दिमाग में ये सारा चीज़ मैं डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग बिना कोई समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। बहुत ईजी है सारा का सारा। देखो, एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, एक मैं तरीका बता दे रहा हूँ, तुम्हारे एग्जामिनेशन में भी ये चीज़ आता है, ठीक है। कि देखो, जितना भी पोएम्स है ना इंग्लिश में, ये सारा तुम्हारा सोसाइटी, इन्वायरमेंट, सारा चीज से कनेक्टेड है, ठीक है। देखो, समझने की कोशिश करो, यहाँ पे ना बहुत सारे लेखक जो होते हैं, जो तुम्हारे मतलब पोएट पोएट होते हैं, ठीक है, जो कविता को लिखते हैं, पोएम्स को लिखते हैं, वे लोग क्या करते हैं ना कि मतलब पोएम के जरिए एक कन्वे करने का कोशिश करते हैं मैसेज को, इंपॉर्टेंट मैसेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी के बीचों में, ठीक है, पोएम के द्वारा कंपेयर करते हुए, कंपैरिजन करते हुए। हर एक पोएम में तुमको ये चीज़ मिलेगा, लेसन सीखने को मिलेगा। हर एक पोएम के में तुम्हें समरी के बाद उसका जो कंक्लूजन है, भाई हाँ ये चीज़ अगर मेरे साथ हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा विजन, ऐसा प्रोस्पेक्टिव, समझे कि नहीं, पोएट्स के द्वारा बच्चों के बीच, रीडर के बीच यहाँ पे प्रोवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है हर एक पोएम में, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन तुमको देखने को मिलेगा हमेशा, कि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स से कंपेयर करते हुए, ठीक है, कि कैसे कोई चीज कितना ज्यादा महत्व इंसान के जीवन में देता है, ठीक है, छोटी से छोटी चीज, ठीक है। हर एक पोएम में ये चीज लिखने वाले हैं हम लोग, और सभी का पोएम का जो तुम्हारा मेन मीनिंग है, यही तुम्हें दर्शाएगा कि किस तरीके से तुम एक अच्छे इंसान, किस तरीके से तुम एक, तुम्हारा जो फ्रीडम है, ठीक है, उस तरीके से तुम कैसे उसको मतलब अप्लाई करके, अप्लीकेबल करके अपने लाइफ में गो थ्रू कर सकते हो और सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी रहता है दोस्तों। मैं एकदम तरीका तुमको जो बेस्ट बताने वाला हूँ, तुम उसको अगर ध्यान से सुनते हुए चले तो तुम कल एग्जामिनेशन में, जो तुम्हारा कल के बाद एग्जामिनेशन है, तुम उसमें 4 के आने वाले हो, इस चीज़ की गारंटी तुम्हारे साहिल भैया की है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, लाइन बाय लाइन देखेंगे सारा पोएम। डस्ट ऑफ स्नो, फिर फायर एंड आइस, फिर तुम्हारा टाइगर इन द जू, फिर तुम्हारा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। देखो, सारा का सारा जो पोएम है ना, तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हाँ क्या होने वाला है। डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, स्नो की यहाँ बात हो रही है, इन डस्ट से लेकर के यहाँ पे पोएट कुछ फील करते हैं स्नो को लेकर के, सारा चीज देखेंगे, ठीक है। फायर एंड आइस है, फिर तुम्हें फायर एंड आइस को लेकर के दिखाया गया है कि किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। कैसे तुम्हारा दुनिया का अंत अगर होगा तो फायर और आइस से ही हो सकता है, ठीक है। दैट्स द क्लियर मोटो ऑफ द, या फिर प्रोस्पेक्टिव ऑफ द पोएट, ठीक है। अब फिर उसके बाद तुम्हारा टाइगर जू में है, भाई हाँ पिंजरे में बंद है, वो सारा चीज देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, फिर उसके बाद द बॉल पोएम, फिर उसके बाद अमांडा, फिर उसके बाद तुम्हारा द ट्रीज, फिर फॉग देखेंगे, फिर द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन देखेंगे, फॉर एनी गर्जी देखेंगे, ठीक है। तो देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारा पोएम है, एकदम ध्यान रहना चाहिए। 20 से एक्सट्रैक्ट तुम्हें एनसीईआरटी का लाइन उठा के दे देगा, और तुम्हें उससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा लिटरेचर के सेक्शन में, ठीक है। तो कोई घबराने का बात नहीं है भाई, तुम्हारे दिमाग में अगर पोएम का समरी है तो किसी भी पैराग्राफ का या स्टांजा का तुम्हारा उठा के दे दे एक्सट्रैक्ट, तो तुम गारंटी दे रहे हैं तुम आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आज शुभ प्रारंभ करते हैं, एकदम सारा चीज लेके आए, हिंदी इंग्लिश दोनों चीज बताने वाले हैं, ठीक है। कोई घबराने का बात नहीं है भाई, मैं सारा का पोएम का हिंदी भी तुम्हें यहाँ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एकदम तुम उसको पॉज करके खुद से रीड भी कर सकते हो, ठीक है। एकदम तुम्हारी समरी हिंदी में भी यहाँ प्रोवाइड मिलेगा। एकदम कोई यूट्यूब चैनल में दोस्तों ऐसा प्रोवाइड नहीं किया गया है जितना मैं बेस्ट तरीके से यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम ध्यान देना, सारा का सारा मेरा खुद का बनाया हुआ है, कहीं भी तुमको सेम टू सेम कॉपी नजर नहीं आएगा, कहीं से भी तुम खोज लो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग समरी पे चलते हैं दोस्तों, कि समरी क्या कह रहा है। हमारा पोएम है तुम्हारा पहला, डस्ट ऑफ स्नो, ये किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान देना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना क्या चाहते हैं इस पोएम में, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है। डस्ट ऑफ स्नो से ये दिखाया गया है कि भाई डेट और बैड, मतलब समझने की कोशिश करो, बैड लक की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, बैड लक की बात की गई है। और यहाँ पे बताया गया कि कोई भी चीज दुनिया में निगेटिविटी ही हर चीज नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन हर चीज समझते हैं, ठीक है। द पोएम कैप्चर्स ए सिंपल येट प्रोफाउंड मोमेंट वेयर नेचर इन्फ्लुएंसेस द पोएट मूड्स। देखो, ऐसा ये तुम्हारा पोएम है, यहाँ पे जो पोएट है ना, पोएट का मूड को
परिवर्तन में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा ये जो तुम्हारा जो पोयम है ये यहाँ पे पोएट के मूड्स को दर्शा रहा है, ठीक है। ये कविता एक साधारण लेकिन गहरी घटना को दर्शाती है, ठीक है। एक तुम्हारा इंसिडेंट को दर्शाती है जिसमें प्रकृति कवि की मनोदशा को बदल दे रही है, ठीक है। मतलब द स्टेट ऑफ माइंड, जो तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है कवि का, उसको चेंज कर दिया जा रहा है, ठीक है, इस कविता के द्वारा, ठीक है कि नहीं। जो कवि का सोच है उसको चेंजेस कर दिया जा रहा है, ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब हाउ ए क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। यहाँ पे दोस्तों इस पोएम में तुम्हें हेमलॉक ट्री से कंपैरिजन करके दिखाया गया है कि हेमलॉक ट्री का बात किया गया है और क्रॉ की बात की गई है। क्रॉ मतलब कौवा और हेमलॉक ट्री, ठीक है। हेमलॉक ट्री होता है पॉइजनस ट्री है, ठीक है, जहरीला ट्री, और कौवा को भी अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो निगेटिविटी जो है तुम्हारा ये दोनों तरफ से दिखाया गया है कि भाई हाँ निगेटिविटी है, तो यहाँ पे निगेटिविटी ही हर चीज नहीं होता है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखो द पोएट डिस्क्राइब किया है यहाँ पे एक क्रॉ जो है तुम्हारा कौवा तुम्हारा हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है। सेक्स ऑफ स्नो दैट फॉल्स ऑन हिम, मतलब समझ लो कि भाई होगा स्नोफॉल का तुम्हारा सीजन होगा, ठीक है, और स्नोफॉल का सीजन होगा, वहां पे पोएट बैठे हुए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उस पे तुम्हारा हेमलॉक ट्री से क्या हो रहा है, तुम्हारा स्नो गिर रहा है, ठीक है, कौवा के द्वारा, मतलब स्नो धीरे धीरे गिर रहा है। बोथ द क्रो एंड हेमलॉक ट्री क्या करता है, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद नेगेटिविटी। अभी तुमने बताया कि दोनों जो तुम्हारा है हेमलॉक ट्री एंड तुम्हारा क्रो, ये सिंबलाइज करता है, ये तुम्हें दर्शाता है निगेटिविटी को। क्रो सिंबलाइज डेथ और बैड लक, जो तुम्हारा क्रो है ये सिंबलाइज करता है डेथ और बैड लक को। मतलब क्रो कहता है ना भाई कौवा दिख गया, मृत्यु को और तुम्हारा अशुभ माना जाता है, सीधा सा बात है। और हेमलॉक ट्री क्या करेगा, तुम्हारा पॉइजनस ट्री है, तुम्हें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट उठा कर दे देगा कि भाई हाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हियर इज दिस पोएम में तुम्हारा हेमलॉक ट्री का क्या मीनिंग है और क्रॉ क्या सिंबलाइज कर रहा है। तो तुम्हें वहां लिखना पड़ेगा कि सिंबलाइज कर रहा है डेथ और बैड लक तुम्हारा क्रॉ, और हेमलॉक ट्री सिंबलाइज कर रहा है तुम्हारा पॉइजनस ट्री को। समझ में आया कि नहीं। However, the falling snow bring a sudden sense of joy and uplift the poet moods। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बात ये हुई ना कि जब जैसे ही तुम्हारा पोएट वहां बैठा हुआ था तो उस पर जैसे ही कौवा के द्वारा हल्का सा स्नो वगैरह मतलब पोएट के शरीर के ऊपर गिरा तो वो थोड़ा सा मूड को चेंज कर दिया। यहाँ पे हो सकता है मूड थोड़ा खराब हो पोएट का, ठीक है, तो पोएट का जो मूड खराब था ना थोड़ा चेंज हो गया मूड, ठीक है, तो जो उसको हैप्पीनेस प्रोवाइड किया, ठीक है, जॉयनेस का फीलिंग उसको प्रोवाइड किया, खुशी थोड़ा सा उसको महसूस हुआ, ठीक है। रिडीमिंग व्हाट माइट हैव बीन ए वेस्टेड डे, जो उसका मतलब पूरा दिन खराब था वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा जॉयनेस उसको प्रोवाइड हो गया, वो जैसे तुम्हारा बर्फ गिरा, ठीक है। द पोएम एम्फसाइज हाउ इवन सीमिंग इनसिग्निफिकेंट इवेंट इन नेचर कैन हैव ए प्रोफाउंड प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट ऑन आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। देखो सीधा सा बात है, यहाँ पे ये समझना है कि यह कविता इस बात पर जोर देता है कि तुम्हें प्रकृति की छोटी छोटी जो नेचर का जो यहाँ छोटा छोटा घटनाएं हैं वो भी हमारे विचारों को भावनाओं को गहरा तुम्हारा सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, मतलब पॉजिटिविटी को इम्पैक्ट प्रोवाइड कर सकता है। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे निगेटिविटी की बात हो जा रही थी, ठीक है, क्रो एक तरीके का तुम्हारा निगेटिविटी था तुम्हारा, फिर हेमलॉक ट्री भी निगेटिविटी था, लेकिन हुआ क्या कि ऐसा होने से थोड़ा सा जो पूरा दिन तुम्हारा पोएट का खराब जा रहा था वो थोड़ा सा तुम्हारा हैप्पी एंड जॉयफुल में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो दैट आर द थिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी भी घटनाएं नेचर की जो है वो पॉजिटिविटी को भी दर्शाती है। समझ में आया कि नहीं। यह हमें सिखाती है, इट कन्वेज द आइडिया दैट होप एंड हैप्पीनेस कैन। देखो ये तुम्हारा पोएम जो है, ये पोएम के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं, ये पोएम के द्वारा तुम्हारे जो लेखक हैं, ये तुम्हारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये कहना चाहते हैं, ये आइडिया देना चाहते हैं कि दैट स्कोप एंड हैप्पीनेस कैन कम फ्रॉम द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज। देखो सीधा सा बात है कि मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज, जिससे हम उम्मीद एकदम लगाना छोड़ देते हैं। सपोज करो किसी चीज से उम्मीद नहीं है भाई, हाँ, बट अनएक्सपेक्टेडली हमें किसी चीज से खुशी प्राप्ति हो गई, ठीक है। तो दैट आर द थिंग्स की छोटी छोटी भी घटनाएं हमें ये आइडिया देती है और ये सिखाती है कि आशा और खुशी जो तुम्हारा है, होप और खुशियां, ठीक है, होप और हैप्पीनेस, ये तुम्हारा अनएक्सपेक्टेड थिंग से भी मिल सकती है तुम्हें, ठीक है। तो कंक्लूजन तुम्हारा यही है मोटा मोटी इस पूरे पोएम का, ठीक है, और समरी भी यही है। एकदम तुम्हें लेसन सिखा रही है भाई। सोचो ना जीवन में तुम एग्जाम्पल सोचो कि तुम्हारे लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, छोटी छोटी चीजें तुम्हें खुशी प्रोवाइड की होगी, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस पोएम का दोस्तों, द पोएम टीचेस अस ए लेसन दैट एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ कैन इल्यूमिनेट आवर सोल एंड मोटिवेट अस टू डू बेटर। तो सीधा सा बात है, यही तुम्हारा है कि ये लेसन तुम्हें सिखाता है कि छोटी से छोटी चीजें जो है हमारे जीवन में वे हमें एकदम प्रज्वलित करती है, इल्यूमिनेट करती है, हमारे आत्मा को तृप्त करती है, जगाती है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना दिया जलाना, तो हमारे आत्मा को प्रज्वलित करती है और मोटिवेट करती है टू डू अस बेटर, हमें कुछ जीवन में अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है, ठीक है। तो दैट आर द थिंग्स, दैट आर सिंपल फंडा ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। बस हम आई होप तुम्हें पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, पूरा एकदम मस्तिष्क में घुस गया होगा भाई। निगेटिविटी को कहीं ना कहीं एकदम दरकिनार करके पॉजिटिविटी को यहाँ पे
कंपैरिजन किया गया है निगेटिविटी से कि भाई हाँ सब जगह से पॉजिटिविटी आ सकता है, बस तुम्हारे सोच का ये खेल है, ठीक है, योर थिंकिंग पावर का खेल है कि भाई हाँ अगर हम अपना सोच ही रखेंगे कि सब चीज़ से निगेटिविटी होता है तो तुम्हें तो निगेटिविटी का ही फेस करना पड़ेगा, लेकिन छोटी सी छोटी चीज़ भी तुम्हें हैप्पीनेस, एंजॉय और होप प्रोवाइड कर सकती है अनएक्सपेक्टेड थिंग से। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पोएम पे। नेक्स्ट पोएम हमारा क्या कह रहा है, फायर एंड आइस, ठीक है, फायर एंड आइस कर रहा है। थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हो क्या? नहीं भाई, कोई रेस्ट नहीं मिलेगा, एकदम कंटिन्यूसली चलना है, ठीक है, एकदम वन शॉट चल रहा है भाई, एकदम पूरा कंटिन्यूसली चलना है, सब चीज समझाते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा इजी है भाई। देखो फायर एंड आइस तुम्हारा जो है वो भी तुम्हारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है, फायर एंड आइस तुम्हारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये भी लिखा गया है। और ये पोएम तुम्हारा रिफ्लेक्ट करता है डिस्ट्रक्टिव नेचर को, कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो विश्व है, ये हमारा जो ब्रह्मांड है, ये कुछ भी मतलब जो हम मानते हैं, ठीक है, ये मतलब तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव नेचर है। फायर और आइस इसी दोनों से तुम्हारा खत्म हो सकता है, ठीक है। ये जो अंत होगा हमारे, समझ रहा है कि नहीं, समझते हो कि नहीं, ये अंत होगा ये फायर और आइस से होगा, क्योंकि ये दोनों एक डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है। अत्यधिक अगर आग का वर्षा हो गया तो सब चीज खत्म, और अत्यधिक अगर बर्फ का वर्षा हो गया या आइस आ गया तो सब चीज खत्म। तो डेट्स द क्लियर फंडा। अब देखो, दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ टू ह्यूमन इमोशन। यहाँ पे दो ह्यूमन इमोशन को कंपैरिजन करते हुए दिखाया गया है। एक तो डिजायर को मतलब इच्छा को, तुम्हारा जो इच्छा है, देखो ह्यूमन बींग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे कंपेयर किया गया है। यहाँ पे ना होता ये है ना कि इस चैप्टर में बहुत सारा तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। एलिट्रेशन हो गया, आयरनी हो गया, सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, तो दिस आर द थिंग्स, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन हो गया, तो ये सब जो तुम्हारा अलंकार है, इसको हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो कंपैरिजन करते हुए, ठीक है, तो तुम्हें ध्यान देना है, ये सब चीज तुम्हें एग्जामिनेशन में भी आता है कि भाई हाँ यहाँ पे मेटाफर क्या है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन क्या है, लिटरेशन क्या है, रिपीटेशन क्या है, तो दीज आर द थिंग्स। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे कहते हैं अब द पोएम रिफ्लेक्ट कर रहा है डिस्ट्रक्टिव नेचर, जो तुम्हारा ह्यूमन का जो इमोशन है, डिजायर एंड द हैटर्ड, ये जो तुम्हारा, अरे हर मनुष्य के अंदर तुम्हारा नफरत की भावना होती है और इच्छा और मतलब जो खुशियों की भावना होती है, ठीक है। तो जो तुम डिजायर जो है, डिजायर कभी किसी का पूरा नहीं हो सकता है, वो तो आग आग की तरह है, ठीक है, जितना उसको मतलब जगाओगे उतना वो जगेगा, जितना घी डालोगे उतना वो जगेगा। सही बात है, कभी किसी इंसान का इच्छा खत्म नहीं हुआ है जब तक उसका मृत्यु नहीं हो जाए, ठीक है। तो ऐसा बात है, एक बूढ़ा आदमी को भी उतना इच्छा है जितना एक जवान आदमी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही दैट आर द थिंग्स। यहाँ पे हैटर्ड, हैटर्ड मतलब नफरत, तो डिजायर्ड यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है तुम्हारा फायर के द्वारा, हैटर्ड सिंबलाइज किया गया है आइस के द्वारा। तो पोएट जो तुम्हारा डिस्कस किया है, टू अपोजिंग वेज द वर्ल्ड कुड एंड आइदर इन फ्लेम्स, मतलब तुम्हारा विश्व का जो तुम्हारा खात्मा होगा वो या तो फ्लेम्स के द्वारा होगा, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिजायर, या फिर ग्रीड एंड पैशन। देखो भाई, फायर को यहाँ पे क्लियर कंपेयर किया गया है तुम्हारा अननेसेसरी डिजायर, जो तुम्हारा है मनुष्यों का अननेसेसरी डिजायर है, जो मतलब बेफालतू का जो इच्छा है उससे, लालच से, या फिर तुम्हारा पैशन। समझ में आया कि नहीं? जो एकदम लालच होता है, दुनिया का जो खात्मा होगा ये लालच से, ये एकदम दिन पर दिन सब भ्रष्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिजायर एकदम फालतू का डिजायर सब, कि भाई हाँ हमको मतलब अनएक्सपेक्टेड डिजायर, मतलब कुछ भी, मतलब जो चीज फुलफिल नहीं होना भी चाहिए उसको ही फुलफिल करना है। यहाँ पे ऐसा कंडीशन आ गया है, सिचुएशन आ गया है, और धीरे धीरे आएगा ही, और तो और आएगा ही। जो हमारा जनरेशन जिस तरीके से चल रहा है, ठीक है, जो हमारा जनरेशन जिस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से तो लालच डिजायर का तो आना एकदम लाजमी है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा जो फायर है, ये एक तरीके का तुम्हारा फ्लेम्स को दर्शा रहा है, जो एकदम खात्मा का कारण बनेगा। जैसे कि तुम्हारा उसमें कंपैरिजन किया गया है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से दिखा गया है कि फ्लेम्स एक तरीके का तुम्हारा डिजायर और ग्रीड को दर्शाता है, ठीक है। आइस तुम्हारा क्या दर्शाता है भाई? हैटर्ड और कोल्डनेस को, ठीक है। हेटेड और कोल्डनेस को दिखाता है, नफरत को, और तुम्हारा, अरे किसी को नफरत हो जाता है तो उसको कहते हैं ना जी, पत्थर का दिल तुम्हारा हो गया, पत्थर का दिल कहते हैं ना, तो पत्थर का दिल का मतलब क्या हो गया? हेटेड, नफरत। तो आइस क्या होता है तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग, एक सॉलिड तुम्हारा है कंपोनेंट, है कि नहीं? साइंस में आप अब जाओ, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सॉलिड कंपोनेंट है। तो दिस आर द थिंग्स, वो भी एक तरीके का पत्थर जैसा है, लेकिन वो एक आइस के फॉर्म में है। अगर उसको तुम्हारा टेम्परेचर मिलेगा, हीट मिलेगा, तो वो तुम्हारा मेल्ट कर सकता है कि नहीं? आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये की गई है कि आइस तुम्हारा है हैटर्ड, नफरत, और कोल्डनेस, ठंडेपन को, जो तुम्हारा टेम्परेचर है, तुम वातावरण के साथ खेल रहे हो, पर्यावरण को तुम क्षतिग्रस्त पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो कुछ भी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से तुम्हारा आपदा आ सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है कि नहीं? तो फ्रॉस्ट सजेस्ट, यहाँ पे फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सजेस्ट करते हैं कि बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, दोनों तुम्हारा इक्वली डिस्ट्रक्टिव है। थ्रू ही पर्सनली लीन्स टुवर्ड्स फायर एज ए मोर प्रोबेबल कॉज। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई, कवि का मानना ये है तुम्हारा कि आग दुनिया के अंत का एक संभावित कारण है, ठीक है, एकदम तुम्हारा हो सकता है, लेकिन वह बर्फ के विनाश
विनाशकारी प्रभाव को भी स्वीकार करते हैं। समझ में आया कि नहीं? सीधा सा बात है भाई कि तुम्हारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो आइस है और तुम्हारा फायर है ये दोनों इक्वली डिस्ट्रक्टिव है, और वो पर्सनली भी ये चीज़ फील करते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो हानिकारक होगा वो तुम्हारा फायर हो सकता है। आग के लपेट में बहुत सब चीज़ आ सकता है तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर ही ऑल्सो एक्नॉलेज द चिलिंग पावर ऑफ हैटर्ड विच कैन काउज जस्ट ए मच हार्म। तो ये भी मतलब मानने के लिए तैयार हैं कि तुम्हारा लेकिन बर्फ का जो विनाशकारी प्रभाव है वो भी स्वीकार करते हैं कि भाई बर्फ भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वही हैटर्ड हो गया, नफरत हो गया, जलनशील प्रवृत्ति हो गया। तो दीज आर द थिंग्स। समझ में आया कि नहीं? लोगों के बीच धीरे धीरे ये सब चीज बढ़ रहा है। द पोएम यूज मिनिमल वर्ड टू डिलीवर ए पावरफुल मैसेज अबाउट द consequences ऑफ एक्सेसिव इमोशन एंड ड्यूलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। अभी हम तुमको तुरंत बताए कि भाई हाँ, ये पोएम तुम्हें यही डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है मैसेज की भाई जो एक्सेसिव इमोशंस हैं, एक्सेसिव डिजायरनेस हैं, ये तुम्हारा किस तरीके से हानिकारक हो सकता है जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये सब पोएम पढ़ के भाई सुधर जाना चाहिए लोगों को, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो तुम्हारा डुअल नेचर ऑफ तुम्हारा जो ह्यूमन है ये भी तुम्हें एक तरीके से डुबो सकता है, ले डुबो सकता है। ये तुम्हारा जो है डिजायर और हेटर्ड का जो नेचर है ये तुम्हें लेके डुबो सकता है। इट वांट्स अगेंस्ट अलाउइंग अस पैशन और कोल्डनेस टू डोमिनेट आवर लाइव्स एज बोथ कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। ये हमें चेतावनी देते हैं, मतलब अलर्ट कर रहे हैं पोएट की अपनी इच्छाओं को और घृणा को, जो तुम घृणा के दृष्टिकोण से सबको देखते हो, समझ रहे हो कि नहीं, नफरत की और देखते हो, और जो अपने अत्यधिक इच्छाओं को देखते हो, वो तुम्हारा नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम कंट्रोल नहीं करते हो, क्योंकि दोनों ही हमारे जीवन को क्या करता है और समाज को, सोसाइटी को और समाज को नष्ट कर सकता है। दैट आर द थिंग्स। तो यही तुम्हारा दोस्तों समरी था फायर एंड आइस का, और यही मैसेज था जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा तुम लोगों के बीच प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट पोएम पे। नेक्स्ट पोएम क्या कर रहा है? टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू का मतलब क्या है, ठीक है। टाइगर इन द जू मतलब लेसाइल नॉरेस के द्वारा लिखा गया है, चिड़ियाघर में बाघ। तो यहाँ पे बाघ का फीलिंग एकदम बताया जा रहा है कि भाई हाँ, बाघ को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बाघ की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की भी बात की जा रही है कि जिनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिनको अपने फ्रीडम को मतलब त्यागना पड़ता है और चिड़ियाघर में बंद रहना पड़ता है, जू में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस पोएम कंट्रास्ट द लाइफ ऑफ टाइगर इन द वाइल्ड विथ इट्स रिस्ट्रिक्टेड एग्जिस्टेंस इन द जू। ये तुम्हारा जो पोएम है ये कंट्रास्ट करता है, ये तुम्हारा तुलनात्मक दृष्टिकोण से तुम्हें बता रहा है, तुलना करके कि जो तुम्हारा लाइफ है टाइगर का और जो भी उसके साथ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर भी है, वो उसके एग्जिस्टेंस को कितना ज्यादा खतरा एकदम पहुंचा रहा है। सही बात है भाई, वो जंगल का राजा है, वो जंगल का मतलब तुम्हारा वाइल्ड एनिमल है। समझ में आ रहा है? वाइल्ड एनिमल मतलब क्या? जंगली जानवर। तो उसको जंगल में रहने का अधिकार है, नहीं तुम लोग उसको कैद करके मतलब जू में रखते हो। तो व्हाट आर द थिंग्स, दिस इज नॉट मतलब ये तो कभी खुश नहीं है इस चीज से, ठीक है। कभी इस चीज को देख करके पोएट जो तुम्हारा है वो देख करके एकदम बहुत ज्यादा मतलब सैड है, ठीक है कि नहीं। ये कविता तुम्हारा क्या कर रहा है कि बाघ के जीवन को और चिड़ियाघर में उसकी सीमित जिंदगी के बीच के अंतर को दिखाता है, ठीक है कि नहीं। इन द फर्स्ट पार्ट द पोएट डिस्क्राइब हाउ ए टाइगर लिव्स फ्रीली इन द फॉरेस्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो तुम्हारा होगा स्टैंजा पोएम का, वो यही डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई कैसे टाइगर्स तुम्हारा फ्रीली मूव करता है फॉरेस्ट में, स्टॉकिंग इट्स प्रे एंड रोमिंग फियरलेसली नियर वाटर होल्स। और कितना मतलब यही कहना चाहता है कि कभी बताते हैं, मतलब जो तुम्हारा है पोएट, ये बताते हैं कि जंगल में बाघ स्वतंत्र रूप से एकदम फ्रीडम रूप से किस तरीके से रहता है, और शिकार करता है बेचारा, और निर्भय होकर पानी वगैरह पीता है, स्रोतों के पास घूमता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं आता है? तो द वाइल्ड इज इट्स नेचुरल हैबिटेट वेयर इट डिस्प्ले इट्स स्ट्रेंथ एंड मैजेस्टी। मतलब जंगल उसका, सीधा सा बात है, यही दर्शाना कोशिश कर रहे हैं कि जंगल उसका प्राकृतिक आवास है बेचारे का, ठीक है। नेचुरल रेसिडेंस है, ठीक है कि नहीं। नेचुरल रेसिडेंस है जंगल उसका, कि भाई हाँ उसको वहीं रहना था। लेकिन जहां उसकी ताकत और शान दिखती है वहां पे उसकी क्या होती है, एक जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, जो कैपेबिलिटी है, मैजिस्टी है। शान मतलब क्या होता है? मैजिस्टी, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ताकत। तो ठीक है कि नहीं। हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों, तुम रीड आउट कर सकते हो, और हम तो पूरा हिंदी बता ही रहे हैं, सुनते हुए चलो एकदम दैट क्रिस्टल क्लियर। एग्जाम में तुम्हारा 4 के आने वाले हो, ठीक है। तो हाउएवर इन द जू तुम्हारा फोर्थ यही कह रहा है पॉइंट कि हाउएवर इन द जू द टाइगर इज कन्फाइंड टू ए स्मॉल केज। लेकिन फिर भी, लेकिन चिड़ियाघर में क्या होता है, एज कंपेरेबल अब कर रहा है तुम्हारा चिड़िया। देखो पहले लाइव बता दिया फॉरेस्ट का कि फॉरेस्ट में क्या हो रहा है उसके साथ, ठीक है, कितना अच्छे से रह रहा है। अब कंपैरिजन कर रहा है कि चिड़ियाघर में उसका जीवन कैसा बीत रहा है, कि चिड़ियाघर में उसको बाघ को एक छोटे से पिंजरे में कैद कर दिया गया है। फिर उसके बाद इट वॉक साइलेंटली एंड एंग्रीली इन इट्स लिमिटेड स्पेस। वह गुस्से और निराशा के साथ पिंजरे के अंदर चुपचाप बेचारा चलता है, ठीक है। एकदम बहुत ज्यादा निराशा उसके चेहरे पे, एकदम देखते हो कि तुम लोग जू वगैरह जाओ तो तुम्हारा जो टाइगर है इधर से उधर, उधर से इधर करते रहता है, ठीक है।
तो दैट आर द थिंग, कितना लिमिटेड रिसोर्सेज में उसको एकदम पूरा कैद करके रख दिया गया है, ठीक है। जंगल तो उसका पूरा एकदम ताकत और शान वहाँ दिखाता था, लेकिन यहाँ बेचारा को कंट्रोल कर लिया गया है चिड़ियाघर में। इट वॉक साइलेंटली एंड एग्रेसिव लिमिटेड स्पेस एक्सप्रेशन इज फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पनेस, तो फ्रस्ट्रेशन और हेल्पनेस का पूरा एकदम भावना उसके चेहरे पे दिख रहा है, ठीक है कि नहीं। इट लुक्स एट द स्टार एट नाइट लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम बट रिमेन पावरलेस इन कैप्टिविटी, ठीक है। रात में वह बेचारा सितारों की ओर देखता है, मतलब जो तुम्हारा सितारे रहते हैं चांद मतलब आकाश में, वो तो उसको देखता है, चांद को देखता है, सितारों को देखता है कि कितना स्वतंत्र रूप से वो तुम्हारा आकाश में है, ठीक है कि नहीं। स्वतंत्रता की चाहत में बेचारा लेकिन वो रहता है, लेकिन अपनी कैद से बाहर निकलने में असमर्थ रहता है, क्योंकि देखो वहां से तो निकल नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसको कैद करके ऑलरेडी रख लिया गया है, तो सारा चीज सिक्योरिटी वगैरह सब चीज रहता है, तो निकलना पॉसिबल उतना नहीं हो पाता है। तो दीज आर द थिंग्स, ये तुम्हारा जो आज़ादी है टाइगर का, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। द पोएम पोर्ट्रेट इन द इनजस्टिस ऑफ रॉबिंग एनिमल्स ऑफ देयर नेचुरल लाइफ फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट, दीज आर द थिंग्स, यही एकदम बताने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे हम जितना ही जानते हैं कि अगर तुम सोशल साइंस में जाओगे, सामाजिक विज्ञान में जाओगे, तो वहाँ ये बताया गया है कि भाई हाँ, तुम्हारा जो मनुष्य है ये क्या कर रहा है, ये जंगली जानवरों का शिकार करता था, हंटिंग करता था, जिस वजह से तुम्हारा क्या हो रहा था, पेड़ या तुम जंगल को ही नष्ट कर दे रहे हो, तो तुम्हारा जंगली जानवर कहाँ जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो जिस वजह से तुम्हारा तुम्हारा बहुत सारा फॉरेस्ट रिजर्वेयर वगैरह बनाया गया, ठीक है, जहाँ पे रखा जाता है। लेकिन देखो पोएट का भी एक तरीके का नजरिया ठीक है कि भाई हाँ, उसकी आज़ादी को हम लोग छीन के उसको कैद करके रखे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी आज़ादी को उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, और हम लोग अपने ह्यूमन एंटरटेनमेंट के लिए, देखो भाई जू में जो लोग जाता है इंटरटेनमेंट करने के लिए जाता है ना, कि भाई यहाँ गए जंगली जानवर को देखे मजा लेके आए, तो दैट आर नॉट फंडा यार, अच्छा बात नहीं है सब। ये पोएट को अच्छा नहीं लग रहा है, ये अन्याय लग रहा है कि हम लोग ह्यूमन एंटरटेनमेंट के अपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको जू में कैद करके रखे हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर एक बेनिफिट देखा जाए, एक तुम्हारा सोशल प्रोस्पेक्टिव के रूप में देखोगे, सामाजिक प्रोस्पेक्टिव रूप से, कि जंगलों से जो तुम्हारा जानवरों को कैद करके जो फॉरेस्ट में रखा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारा जो वाइल्ड लाइफ है वो जल्दी से जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाए, क्योंकि तुम्हारा जो मनुष्य ही है वो वही खतरा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम ही लोग हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यार हम ही लोग ऐसा कर रहे हैं ना, कि हम ही लोग की वजह से पेड़ पौधा काट रहे हैं, जंगल को खत्म कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, तो कहाँ जाएगा ये लोग, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस डर की वजह से तो उसको रखना ही पड़ेगा ना जू में कैद करके। तो फिर भी यार उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है कि नहीं। ये कविता जानवरों की आज़ादी छीनने की क्रूरता को उजागर करता है और बताते हैं कि जानवरों के उनके प्रकृति आवास में रहने का अधिकार है, सीधा सा बात है। ये इट एम्फसाइज द नीड टू रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो एनिमल्स टू लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। और ये भी प्रोवाइड करता है, ये एकदम तुम्हें लेसन प्रोवाइड कर रहा है। ये पोएम तुम्हारा कंक्लूजन नहीं दे रहा है कि हमें इनजस्टिस नहीं करना चाहिए कोई भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के साथ अपने ह्यूमन इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि उसको भी इज्जत के साथ जंगलों में अपने नेचुरल रेसिडेंस में, अपने प्राकृतिक निवास में रहने का अधिकार है, ठीक है कि नहीं, मतलब प्राकृतिक आवास में रहने का अधिकार है, ठीक है कि नहीं। और एनिमल्स नेचुरल सराउंडिंग में, समझ में आया कि नहीं। यही तुम्हारा था, तुम्हारा जो समरी था टाइगर इन द जू का, ठीक है, जो लेसिन नॉरिस के द्वारा लिखा गया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो पोएम है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पोएम क्या कर रहा है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब हम लोग कैसे जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, सीधा सा बात है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया, कार्लिन वेल्स के द्वारा लिखा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी तुम्हारा पोएम। तो ये पोएम क्या कह रहा है, दिस इज ए ह्यूमरस एंड प्लेफुल पोएम दैट डिस्क्राइब हाउ वन कैन रिकॉग्नाइज वेरियस वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यह एक तुम्हारा हास्यपूर्ण, मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना कि मजा आ गया, थोड़ा सा समझने प्लेफुल पोएम है, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करता है जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में पहचानने की तरीके को बताता है, ठीक है। अरे सपोज करो हम लोग जू में जाते हैं और या फिर कोई भी एनिमल्स को देखते हैं जू में जाकर, तो उसको कैसे पहचानेंगे, क्या सब देख करके पहचानेंगे, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है, वेरियस वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट में। द पोएट यूज एक्सग्रेटेड अम्यूजिंग सिनेरियोज टू क्रिएट ए लाइटेंड गाइड फॉर आइडेंटिफाइंग एनिमल। कवि ने यहाँ पे एकदम मनोरंजन करते हुए, थोड़ा सा एंजॉयफुल करते हुए, स्थितियों का प्रयोग करते हुए इसे लिखा है, सीधा सा बात है, ठीक है कि नहीं। और एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया है, तो कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया है, ए लायन विल रोयर बिफोर पहुंचिंग यू। तुम जाओगे देखोगे कि शेर दहाड़ेगा और फिर आप पर झपटेगा, सीधा सा बात है। ए टाइगर विथ इट्स स्ट्राइकिंग स्ट्राइप इज डेंजरस एंड एग्रेसिव। बाघ जो अपनी धारियों के लिए प्रसिद्ध है वो खतरनाक और आक्रामक होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। ए लियोपार्ड इज स्पॉटेड एंड विल जंप एट यू बिफोर यू कैन रिएक्ट। तेंदुआ जो तुम्हारा लियोपार्ड को क्या कहते हैं, तेंदुआ
तेंदुआ जो है वो अपने धब्बों से पहचानना जाता है, ठीक है कि नहीं? सही बात है, जो वो चलता है उसको धब्बों से पहचाना जाता है। इतनी तेजी से हमला करेगा कि आप प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाइएगा। समझ में आया कि नहीं? प्रतिक्रिया भी मतलब कुछ तुम एक्शन भी नहीं कर पाओगे कि इतना तेजी से तुम पे झपट देगा लियोपार्ड, तेंदुआ, ठीक है कि नहीं? ए बियर विल हग यू टाइटली, हाँ सही बात है, बियर तुमको टाइटली हग कर लेगा, ठीक है। एंड फैटली मतलब एकदम पूरा फ्रेंडली बिहेव है तुम्हारा भालू का। समझ में आया कि नहीं? बियर का। क्रोकोडाइल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर शार्प टीथ वाइल हायंस आर नोन फॉर देयर लाफ्टर लाइक क्राइज। और जो तुम्हारा मगरमच्छ है तुम्हारा अपने तेज दांतों से और लकड़बग्घा, यहाँ पे एकदम याद रखना है, हायंस किसको कहा जाता है? लकड़बग्घा को, एकदम याद रखना भाई। हाइनस किसको कहा जाता है? लकड़बग्घा को। और तुम्हारा जो क्रोकोडाइल है इसको कहते हैं मगरमच्छ को। मगरमच्छ अपने तेज दांतों से तुम पे हमला कर सकता है, और जो तुम्हारा लकड़बग्घा है अपनी हंसी जैसे स्वर से पहचाना जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो लकड़बग्घा तुम्हारा बहुत ज्यादा हंसता है, ठीक है, तो उससे तुम पहचान सकते हो उसको। मगरमच्छ के तेज दांतों से तुम उसको पहचान सकते हो। वैसे तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा ईजी है भाई, तुम वाइल्ड एनिमल्स पढ़े नहीं हो, बचपन से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, नर्सरी से, ठीक है। आइडेंटिफाई पहले यही करना सिखाता है कि वाइल्ड एनिमल क्या है, ठीक है कि नहीं, डोमेस्टिक एनिमल क्या है। दीज आर द थिंग्स थ्रू राइमिंग कपलेट्स एंड द विस्मल टोन। तो ये तुम्हारा जो पोएम है ये तुम्हारा एक राइमिंग कपलेट्स का यूज करते हुए पोएम को पोएट के द्वारा, और विस्मल टोन मतलब थोड़ा सा म्यूजिकल टोन के वजह से द पोएम add funds to the concept of learning about animals while subtly reminding us their wild and untamed nature, ठीक है। तो तुकबंदी और मजेदार अंदाज से लिखा हुआ, देखो तुकबंदी, देखो तुकबंदी इसे कहते हैं, ठीक है, विस्मल टोन। समझ में आया कि नहीं? तुकबंदी इसे कहते हैं। मजेदार अंदाज में जो ये लिखी कविता जो तुम्हारा है पोएट के द्वारा ये लिखा गया है, ये जानवरों के जंगली और अज्ञेय रूप को दिखाता है, ठीक है, मतलब याद दिलाती है या तुमको दर्शाता है। और जानवरों को समझने का एक दिलचस्प मतलब जानवरों को आइडेंटिफाई करने का, अंडरस्टैंड करने का एक दिलचस्प तरीका प्रस्तुत करता है तुम्हारे सामने कि तुम उसको आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम पहचान ही नहीं पाओ, पीछे से कोई हमला करके चला जाए, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स। तो यही तुम्हारा समरी था हाउ टू टेल्स वाइल्ड एनिमल का। बहुत ज़्यादा लेंथी इसको घिसता है, बहुत सारे लोग इस पोएम को, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आइडेंटिफाई करना तुमको सीखना है इस पोएम के माध्यम से, ठीक है कि नहीं, जो कैरलन वेल्स के द्वारा दिया गया है। और एक कहीं ना कहीं यहाँ पे तुमको लेसन मिल रहा है कि हाँ, तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि क्या तुम वाइल्ड एनिमल्स को फेस कर सकते हो। कभी भी अगर तुम जा रहे हो, जू में ही जा रहे हो, ठीक है, तो तुम कैसे उसको फेस करना सीखोगे, ठीक है, और कैसे तुम पहचान पाओगे। तो दीज आर द थिंग्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हम लोग चलते हैं द बॉल पोएम पे। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों। ये पोएम तुम्हें तुम्हारे लाइफ से बहुत ही बड़ा तुम्हें सबक सिखाता है, और बहुत ही बड़ा तुम्हें प्रोस्पेक्टिव एक मोटो देता है कि हाँ, जीने का एक मतलब कहते हैं ना कि कुछ खो जाता है, खोने के बाद भी इंसान, ठीक है, अपने आप को संभालता है कैसे, और अपने आप को रिकवर करके आगे मूव ऑन करता है, ठीक है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आजकल ब्रेकअप हो जाता है, वो देखे हैं, ठीक है। ब्रेकअप होने का मतलब, अरे देखो, सब चीज़ में ये पोएम कनेक्ट करेगा तुम्हारे लाइफ में। जब भी एक वो आएगा कि तुम्हारा फूल मुरझाने वाला है, कहते हैं ना कि मतलब तुम डिप्रेस्ड सिचुएशन में जा रहे हो, मेंटल कंडीशन में जा रहे हो, डिप्रेस सिचुएशन में जा रहे हो, जैसे जैसे कि तुम्हारा एग्जामिनेशन है, ठीक है, तुम्हारा एग्जामिनेशन प्रिपरेशन होगा नहीं, लेकिन तुम साहिल भैया का एकदम ब्रह्मास्त्र ये सारा चीज देख लिए। जो तुम्हारा एक डिप्रेस्ड मेंटल कंडीशन था, ये तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट पे आ गया, ठीक है, यहाँ अब तो साहिल भैया पढ़ा दिए सब चीज, अब तो मेरा हो गया सब चीज, ठीक है। तो दिस आर द थिंग। समझ में आया कि नहीं? दिस रिफ्लेक्टिव पोएम इज अबाउट ए यंग बॉय हु लॉसेस हिज बॉल। ये तुम्हारा पोएम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, और ये रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारा एक यंग बॉय को दर्शाते हुए। एक तुम्हारा जवान युवक है, लड़का है, उसका जो होता है क्या कि बॉल उसका खो जाता है, ठीक है, कैसे खोता है वही बताएंगे, ठीक है। द बॉल पोएम किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन बेरियम के द्वारा, याद रखना, ठीक है, जॉन बेरीमैन के द्वारा, ठीक है। ये तुम्हारा एक चिंतनशील, बोले तुमको कि ये तुम्हारा एक चिंतनशील कविता है, मतलब यहाँ पे तुमको चिंता करने की आवश्यकता है, ठीक है। जो एक छोटे लड़के की कहानी बताती है जिसने अपनी गेंद को खो दी है, ठीक है, गेंद को तो खो दिया बेचारा। वॉचिंग द बॉल बाउंस इनटू द वाटर द बॉय इज ओवरकम विद सैडनेस, ठीक है, एज अ बॉल होल्ड्स सेंटिमेंटल वैल्यूज। देखो हम लोग कभी कभी बैट बॉल खेल रहे होते हैं, ठीक है, मतलब गली क्रिकेट में बता रहे हैं, तो कभी कभी होता है ना कि मतलब ज़्यादा अच्छा शॉट लगता है तो इधर उधर बॉल खो जाता है। तो वही सिचुएशन रहा होगा कि खेलते टाइम इसका बॉल पानी में जाके डूब गया होगा, ठीक है, गेंद पानी में गिर जाता है, और लड़का उसे देख के क्या होता है, उदास हो जाता है। और क्योंकि वह उसके लिए बहुत ही कीमती होती है, क्योंकि देखो कोई भी यंग चाइल्ड के लिए, यंग भी चिल्ड्रेन के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ पे तो बॉल का तुम्हें दे रहा है ना, मतलब सिचुएशन बॉल का ही बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे फीलिंग्स, कुछ भी हो, कुछ भी, कोई सामान से रिलेटेड तुम्हारा अटैचमेंट हो, या फिर तुम्हें किसी
पर्सन से लगाओ, ठीक है। अरे मान लो चलो ना, तुम नॉन लिविंग थिंग से तुम्हारा मतलब लगाओ या फिर लिविंग थिंग से तुम्हारा लगाओ, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग्स, दोनों में से किसी भी चीज़ से तुम्हारा अगर फीलिंग्स अटैच है तो उसी की बात की जा रही है। यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जांपल लेके कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, कि बॉल बेचारे का गिर गया लेकिन उसको बहुत ज़्यादा लगाव था उससे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कीमती उसके लिए था। He realized that it cannot be replaced and the poet lets him grieve instead of consoling him with a new ball. तो पोएट यहाँ पे क्या कर रहा है कि नया गेंद उसको देने के बजाय, ठीक है, उसको मतलब जो दुख है उस दुख को मतलब फील करने के लिए मौका दे रहा है। देखो सीधा सा बात है कि सपोज करो अगर मेरा गेंद खो जाता है, मेरा कोई गिफ्ट हमको दिया था गेंद, ठीक है, या कोई चीज़ हमको दिया था वो खो जाता है हमसे, तो हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे क्योंकि मेरा उससे ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होगा वो, ठीक है। तो फिर से वो इंसान अगर हमको दे देगा, ठीक है, लेकिन देना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ सबक, कुछ लेसन हमें सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वही पोएट कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उसे लेसन सीखे। तो इंस्टेड ऑफ कंसोलिंग हिम विथ ए न्यू बॉल, पोएट उसे दुख का अनुभव करने देते हैं, ठीक है। द लॉस ऑफ बॉल बिकम ए मेटाफर फॉर लाइफ इनविटेबल लॉसेज। अभी याद रखना तुमको, ये जो मेटाफर है ये क्या है, तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच है बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी तुरंत बताया था तुमको पिछले वाले पोएम में कि बहुत सारा तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलंकार, समझ में, अलंकार, ठीक है, कंपैरिजन करना, समझ में आया कि नहीं। लॉस ऑफ द बॉल तुम्हारा जो है कम्स मेटाफर फॉर लाइफ इनविटेबल लॉसेज। तो गेंद का खो जाना जीवन में होने वाली अप्रिय हानियों का प्रतीक बन जाता है, सीधा सा बात है, ठीक है। मतलब अगर सपोज करो उसके लिए जो गेंद खो गया उसके लिए एक बहुत बड़ा हानि हो गया, ठीक है, जीवन के में उस बच्चे के लिए। द पोएट सजेस्ट दैट सच एक्सपीरियंसेस टीच अस रेजिनेंस एंड मैच्योरिटी। तो यहीं पे तुमको आता है कि ये पोएम तुम्हें क्या सिखाता है। अगर तुम किसी चीज से लगाव है वो तुम्हारा खो जाता है, या किसी से तुम्हारा लगाव था, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अभी चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप, ठीक है, तो ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या आदमी डिप्रेस हो जाएगा, फांसी या फंदा पे लटका कर मर जाएगा क्या? नहीं भाई, तुम्हें अपना मैच्योरिटी दिखाना है, तुम्हें अपना मतलब मूव ऑन करना है भाई। जीवन में ये सब चीज़ नहीं बचा है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। कभी इस अनुभव को एक सबक के रूप में देखता है कि भाई हाँ तुम्हें एक लेसन सीखना है, इसलिए तुमको दुख में थोड़ा देर रहने देते हैं, बॉल तुमको नहीं नया दिलाएंगे, तुम थोड़ा सा दुख में रहो, तुम लेसन सीखो, जो हमें ये सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वी हैव ऑलवेज टू रेडी टू फेस एनी प्रॉब्लम्स विच आर कमिंग इन द लाइफ। हमें क्या होना चाहिए, हमेशा रेडी होना चाहिए। वी हैव टू रेडी फॉर फेस एनी प्रॉब्लम्स। कोई भी तरीके का तुम्हारा प्रॉब्लम जीवन में आ जाए, कठिनाइयाँ आ जाए, उसको एकदम मैच्योरिटी के साथ उसको फेस करना है, उतार चढ़ाव को मतलब फेस करना है, समझ में आया कि नहीं। द बॉय लर्न्स द मटेरियल थिंग्स आर नॉट टेम्पररी एंड दैट लाइफ इज अबाउट मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट आवर लॉसेस। एकदम ध्यान रखना है भाई, बहुत ज़्यादा इजी लाइन है और यही तुम्हारा मेन कंक्लूजन निकल रहा है कि ये बच्चों जो तुम्हारा बॉय था या फिर कोई भी ये पोएम पढ़ रहा है, रीडर के लिए भी यही चीज़ को सिखा रहा है कि मटेरियल थिंग्स जो तुम्हारा है, मटेरियल थिंग्स, ये सब जो जितना भी चीज़ है ना भाई, जो डिजायरनेस हमें प्रोवाइड करता है, प्यार मोहब्बत भी क्या है, वो हमारी डिजायर को पूरा कर रहा है। सच्चा प्यार अभी, ट्रू लव इज नॉट पॉसिबल इन दिस जनरेशन, ठीक है, तो वो हमारी डिजायर को जो पूरा कर रहा है, चाहे प्यार हो, चाहे मटेरियल थिंग्स हो, चाहे किसी भी चीज़ से हमें जो हैप्पीनेस मिल रहा है, ये सारा चीज़ मटेरियल थिंग्स है, ये सब टेम्पोररी होता है, ठीक है कि नहीं। एंड लाइफ इज अबाउट मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट और आवर लॉसेस। और जो तुम्हारा ये जीवन है, लड़का यही समझता है, जो तुम्हारा ये बॉय है यही समझता है कि भौतिक चीजें जो मटेरियल थिंग है, भौतिक चीजों को अस्थाई नहीं होती है, भौतिक चीजें अनस्टेबल होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी उसका नहीं है, ठीक है कि नहीं। सो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो भी लॉसेस हुआ है उसको फेस करते हुए, ठीक है, एकदम मैच्योरिटी के साथ। The poem conveys the universal theme of accepting changes and understanding the transient nature of life। और ये तुम्हारा पोएम है, ये कन्वे करना चाहता है यूनिवर्सल थीम ऑफ एक्सेप्टिंग चेंजेस। जो चेंजेस हो रहे हैं तुम्हारा, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड चेंजेस हो, चाहे तुम्हारे लोगों के बीच के नेचर में चेंजेस हो। देखो तुम किसी 10 लोगों से लगाव है, कल को भविष्य में 10 लोगों में से 5-6 लोगों का अगर स्वभाव बदल गया, चेंजेस हो गया, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करो। यूनिवर्सल थीम है तुम्हारा चेंजेस। देखो सीधी सी बात है, एक लाइन बोला गया है, सीधा सा बात है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ठीक है कि नहीं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन होते रहेगा, चेंजेस होते रहेगा, तो उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। और जीवन में अस्थिरता को समझना महत्वपूर्ण है, ठीक है, अनस्टेबिलिटी को समझना महत्वपूर्ण है, और उसको समझते हुए, लेसन सीखते हुए स्टेबल होने का कोशिश करना भी जरूरी है, ठीक है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब खुद को डिस्टर्ब करके, खुद को डाइवर्ट करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो दिस आर द समरी ऑफ द बॉल पोएम। ये बहुत बड़ा लेसन सिखाता है भाई। इस चीज को अगर तुम समझ गए होगे, तुम्हारे लाइफ में बहुत, अभी जो बच्चा डिप्रेस है प्यार मोहब्बत के चक्कर में, जो अभी देख रहा है, उसको भी थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोएम पे दोस्तों। अमांडा, अमांडा की बात हो रही है। अमांडा यहाँ पे एक तुम लड़की मान सकते हो, ठीक है। अमांडा जो तुम्हारा है,
ये एक यंग गर्ल है, ठीक है। इसको मतलब बात किया गया है ना कि अमांडा के साथ कितना मतलब प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ रहा है अमांडा को। अमांडा आज़ाद होना चाहती है, ठीक है कि नहीं। अरे होता ही है ना कि हम बच्चे अगर सपोज है, हम अगर 5-6 साल के हैं तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगता है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, घर पे बैठ के क्या कर रहे हो, नाखून चबा रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर क्या रहे हो, वो करो वो करो ये करो, मम्मी पापा सब लोग बोलते रहते हैं। तो हम लोग सोचते हैं ना कि भाई क्या करें यार, ये पूरा कहाँ फंस गए, ठीक है। इससे अच्छा हम लोग बाहर जाते हैं, अकेले रहते हैं, दीज आर द थिंग्स। तो लोग यहाँ पे ना उसी को यहाँ पे रॉबिन कैलिन के द्वारा पोएम के माध्यम से फीलिंग्स बताया गया है उस बच्ची का, ठीक है। द पोएम एक्सप्लोर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ए यंग गर्ल अमांडा, यंग गर्ल अमांडा क्या नाम है, मतलब यंग गर्ल का क्या नाम है तुम्हारा, अमांडा, एंड द एक्सपेक्टेशन प्लेस्ड ऑन हर बाय हर पेरेंट्स, और जो एक्सपेक्टेशन है जो प्लेस्ड किया गया है उसके पेरेंट्स के द्वारा। यह कविता एक युवा लड़की अमांडा और उसके माता पिता की उम्मीदों के बीच के संघर्ष को दिखाती है, ठीक है। जो तुम्हारा उम्मीद है माता पिता का, ठीक है, और अमांडा का जो फीलिंग्स है उसके बीच के जो मतलब संघर्ष है उसको दिखाती है, ठीक है कि नहीं। द एडल्ट वॉइस इन द पोएम कंस्टेंटली स्कॉल्ड अमांडा फॉर माइनर थिंग्स सच एज स्लॉचिंग, बाइटिंग हर नेल्स और नॉट क्लीनिंग अप फॉर हर सेल्फ। कविता में माता पिता की आवाज़ लगातार, यहाँ पे पोएट ये दिखाना चाह रही है कि भाई कितना ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब रहता है बच्चों को, मतलब फेस करना पड़ता है भाई सब चीज़। माता पिता की आवाज़ लगातार अमांडा को छोटी छोटी बातों के लिए डांटती है, ठीक है, छोटी छोटी बातों के लिए डांटती है, जैसे झुक कर बैठना, झुक कर बैठोगे तो तुम आदत हो जाएगा हमेशा के लिए ना। तो समझो बात को, पेरेंट्स हमें पॉजिटिविटी के लिए ही सिखाते हैं कि भाई हाँ झुक के मत बैठो, निगेटिविटी भाई तुम आदत हो जाएगा ऐसा झुक के बैठोगे तो। लेकिन हम लोग बच्चे हैं ना, मतलब बचपन में मैच्योरिटी तो उतना रहता नहीं हाई लेवल का, सोचते हैं भाई हमारे पेरेंट्स ना हमारे ही दुश्मन है। तो दिस आर द थिंग, समझ में आया कि नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना है, जैसे झुक कर बैठना होगा, नाखून चबाना होगा, ये सब बैड हैबिट है, नाखून चबाना वगैरह। तो अमांडा करती थी तो उसके पेरेंट्स हमेशा उसको रोक टोक करते रहते थे। या सफाई ना रखना, मतलब तुम्हारा हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखना, ठीक है कि नहीं। तो साफ सफाई भी रखना जरूरी है। अमांडा इन टर्न्स रिट्रीट इनटू हर इमेजिनेशन, तो इसके जवाब में अमांडा अपनी काल्पनिक की दुनिया में खो जाती है, ठीक है, इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में, जहाँ पे तुम्हारा लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड पीस, जहाँ उसे स्वतंत्रता और शांति मिलती है। सही बात है भाई, हम लोग भी बचपन में अगर इस तरीके के सिचुएशन को फेस करते थे तो सोचते थे मन में यार कहाँ फंस गए, ऐसा थोड़ा सा फिर सोचने लगते थे भाई ऐसा होता तो क्या करते, कितना अच्छा जीवन रहता ये वो। तो अब देखेंगे अमांडा क्या सब सोचती थी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्या सब सोच के उसको सुकून और शांति और स्वतंत्रता का फीलिंग प्रोवाइड और या फिर उसको महसूस होता था, ठीक है कि नहीं। क्या सब ड्रीम करती थी अमांडा, ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए मरमेड। हेलो, अमांडा कल्पना करती है कि वह एक जलपरी है, या फिर उसको तुम मत्स्य कन्या भी कह सकते हो, ठीक है। तो जलपरी का वो ख्वाब देखती है कि भाई हाँ जो शांत समुद्र में आज़ादी से तैर रही है, ठीक है। तो अमांडा अगर जलपरी के रूप में अगर जन्म लेती तो वो भी एकदम फ्रीली मूव करती है एकदम पानी में, ठीक है कि नहीं। सी इमेजिन हर सेल्फ एज एन ऑर्फन एंजॉइंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड ट्रैंक्विलिटी, ठीक है कि नहीं। वो खुद को एक अनाथ के रूप में देखती है जो पूर्ण स्वतंत्रता और शांति की आनंद ले रही है, ठीक है कि नहीं। ऑर्फन के रूप से, अनाथ, समझ रहे हो ना बात को, मतलब इतना ज़्यादा उसको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उस पर शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, वो खुद को अनाथ भी मानने के लिए तैयार है, ठीक है कि नहीं। बच्चों को ऐसा लगता है, ठीक है कि नहीं। फाइनली सी इन्विजन हर सेल्फ एज रेपुंजल, ठीक है। रेपुंजल एक तुम्हारा मतलब कैरेक्टर है, ठीक है कि नहीं, एक तुम्हारा स्टोरी का कैरेक्टर है जिसमें कि होता है ना कि वो एक टावर में लॉक्ड हो जाती है, ठीक है, और फिर वो वहां से निकल नहीं पाती है, ठीक है कि नहीं। तो रेपुंजल का यहाँ पे कविता में कंपैरिजन किया गया है, समझ में आया कि नहीं। टावर में लॉक्ड हो जाती है, वो वहां से निकल नहीं पाती और वहां फिर वो फ्रीली वहां पर रहती है। तो वही चाहती है क्या कि फाइनली सी इन्विजन हर सेल्फ एज रेपुंजल, मतलब अंत में वह खुद को रेपुंजल के रूप में कल्पना करती है। जो मतलब रेपुंजल भी को फ्रीडम ही मिला था ना, जैसे जैसे कि मान के चलो वो टावर में खुद भी, अगर मान लो अमांडा अगर टावर में कैद हो जाती, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो फ्रीडम था उसको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाता, तो रेपुंजल के रूप में खुद को एकदम सोचने लगती है। लिविंग एलोन इन ए टॉल टावर विदाउट एनी इंटरप्शन बट सी चूज नॉट लेट एनीवन रिस्क्यूज हर। देखो मतलब अंत में वो रिपुंजल के रूप में खुद को कल्पना करती है जो एक ऊंचे टावर में तुम्हारा अकेले रहती है। सही बात है, रिपुंजल तुम्हारा ऊंचे टावर में जब कैद हो जाती है ना तो वहां से निकलने का उसको मौका नहीं रहता है। तो स्टोरी है उसका, रिपुंजल का एक अलग कैरेक्टर है, स्टोरी है। तो उसी के साथ यहाँ पे कंपैरिजन की है कि हाँ अगर ऐसा मेरा होता, अंततः वो सोची कि हाँ हम भी अगर रिपुंजल होते तो ऊंचे टावर में अकेले रहते, कैद हो जाते, तो फिर उसके बाद वो किसी और को उसको बचाने भी नहीं देती, ठीक है, टावर से। सही बात है भाई, अगर उसको इतना ज़्यादा
इंडिपेंडेंस चाहिए तो वो ये सब सोचेगी, ठीक है। द पोएम हाईलाइट्स द ओवरबेयरिंग नेचर ऑफ पेरेंटल अथॉरिटी एंड हाउ इट कैन स्पाइल एंड चाइल्ड क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी। समझ में आया कि नहीं? यह कविता माता पिता के सख्त व्यवहार की आलोचना करती है। सही बात है, रॉबर्ट केलिन के जो तुम्हारा पोएट है, ये कविता जो तुम्हारा रॉबर्ट केलिन के द्वारा लिखा गया, ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो तुम्हारा स्ट्रिक्टनेस है, ये तुम्हारा स्ट्रिक्टनेस है पेरेंट्स का, ठीक है, सख्त व्यवहार है, इसका आलोचना कर रहा है तुम्हारा ये कविता, और दिखाती है कि कैसे यह बच्चे रचनात्मक और व्यक्तित्व को दबा सकता है। देखो सीधे से बात है कि कैसे ये सब जो तुम्हारा स्ट्रिक्टनेस है, इतना ज़्यादा अगर तुम्हारा स्ट्रिक्टनेस रहेगा किसी भी चाइल्ड पे पेरेंट्स के द्वारा, तो वो बच्चों की रचनात्मकता, ठीक है, जो तुम्हारा क्रिएटिविटी है, ठीक है, क्रिएटिविटी रहता है ना बच्चों के बीच में कि भाई हाँ उसके अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है, क्रिएटिविटी, और उसके व्यक्तित्व को, इंडिविजुअलिटी को तुम्हारा दबा सकती है, ठीक है कि नहीं? इतना ज़्यादा बेचारा एकदम पूरा डिप्रेस हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? Amanda fantasies reflect her desire to escapes and restriction and criticism she faces, underscoring the need for children to be understood and given space to grow. अमांडा का जो फैंटेसीज है वो रिफ्लेक्ट करता है उसके इच्छाओं को, जो स्केप कर रहा है उसकी रिस्ट्रिक्शन को। मतलब अमांडा की जो कल्पनाएं हैं, उसके ड्रीम्स हैं, उसके प्रतिबंधों और आलोचना के बचने की इच्छा को दर्शाती है, ठीक है कि नहीं? उस पर जितना भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो सबको दर्शाती है, ठीक है। और यह बच्चों को समझने और उन्हें स्वतंत्रता देने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। मतलब क्या कि ये पोएम तुम्हारा ये दिखाता है कि जो मतलब नीड है चिल्ड्रेन का, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और उसे स्पेस देना चाहिए ग्रो करने के लिए। ऐसा नहीं कि सब चीज़ की रिस्ट्रिक्शन कि भाई तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। ठीक है, मानते हैं हम भी कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी कुछ कुछ अच्छे चीज़ सिखाते हैं बच्चों को। मतलब लगता है कि जानबूझ के हमेशा ये चीज़ के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हाँ उतना भी मत बोलो ना यार पेरेंट्स को। मेरा ये कहना है कि उतना भी मत बोलो, वो भी थोड़ा बच्चा है बेचारा, जैसे जैसे यंग फेज में आएगा वो उस एज से गुजरेगा, खुद ब खुद सीख जाएगा यार, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्रीडम और जो स्पेस है ग्रो होने का वो बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। दिस आर द समरी एंड कंक्लूजन ऑफ दिस तुम्हारा अमांडा पोएम्स, ठीक है दोस्तों। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारे पोएम पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, द ट्रीज। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोएम पे, जो हमारा द ट्रीज तुम्हारा पोएम है, जो एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों, क्योंकि इस ट्रीज में ये देखा गया है जो तुम्हारा फ्रीडम है ट्रीज का कितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है कि नहीं। हम लोग ट्रीज को क्या कर रहे हैं, एक मतलब अपने इंजॉयमेंट पर्पस के लिए उसको कैल कर रहे हैं, ठीक है। अभी दिखाते हैं हर चीज़ क्या बोला जा रहा है। दिस पोएम यूजेज द मेटाफर ऑफ ट्री ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम देयर कन्फिनमेंट टू सिंबलाइज द ह्यूमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ लिबरेशन। यह कविता उन पेड़ों का रूपक इस्तेमाल करती है, मतलब समझने की कोशिश करो, मेटाफर का यूज किया गया है कंपेरिजन करते हुए, पेड़ों का कंपेरिजन करते हुए, जो अपने बंधन से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, ठीक है कि नहीं। देखो पेड़ों का भी एकदम रिस्ट्रिक्शन होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि उसको अपने एंजॉयमेंट पर्पस के लिए घर में कैद करके, होता है ना बहुत सारा का मतलब होता है कि रूम को डेकोरेट करने के लिए, घर को डेकोरेट करने के लिए पौधा लगाओ, पेड़ लगाओ, ठीक है कि नहीं। बहुत ऐसे ऐसे तुम्हें मिलेंगे पैसे वाले लोग, ठीक है, जो ऐसा करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसको रहने का मतलब जगह उसका कहाँ है भाई, सॉइल में, मिट्टी में, खुले स्पेस में। तुम उसको अंदर में कैद कर रखे हो तो मुक्त होने चाहेगा कि नहीं चाहेगा, ठीक है कि नहीं। द ट्रीज केप्ट इनसाइड ए रूम फॉर डेकोरेशन एंड रेस्टलेस एंड यर्निंग टू रिटर्न देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। और ये जो तुम्हारा पोएम है ये मानव की स्वतंत्रता और आत्म सशक्तिकरण की लड़ाई को दर्शाता है, ठीक है। ये तुम्हारा जो सेल्फ लिबरेशन है और फ्रीडम है, ये ह्यूमन के स्ट्रगल को दिखाता है, ह्यूमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ लिबरेशन को दिखाता है ये पोएम। और जो ट्रीज है कीप्ड इनसाइड किया गया है डेकोरेशन पर्पस के लिए, रेस्टलेस एंड हियरिंग टू रिटर्न देयर, वो कोशिश कर रहा है बेचारा कि अपने नेचुरल इन्वायरमेंट की ओर फिर से चला जाए, ठीक है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं। कविता में पेड़ जिन्हें कमरे के अंदर सजावट के लिए रखा गया है, बेचैन है बेचारा वो, ठीक है, एकदम पूरा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। उसको सपोज करो ये मेरा रूम है, ये मेरा कमरा है, यहाँ पे हम पेड़ पौधा लगा कर रख दें, बेचारा कंफर्टेबल, वो भी लिविंग थिंग है भाई। हम लोग अगर हम लोग को रूम में कैद करके रख दिया जाए सपोज, तो कैसा फील होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दिस आर द सिमिलर थिंग्स विच आर हैपनिंग विद द ट्रीज ऑल्सो, कि भाई हाँ उसको भी भाई आज़ादी का मतलब पूरा पूरा हक है, उसको बाहर खुले में छोड़ो यार, रूम में कैद करके रखे हो सजावट के लिए। बेचैन है बेचारा वो, एकदम पूरा छटपटा रहा है और अपनी प्राकृतिक जगह पर लौटने के लिए लालसा रखता है, ठीक है कि नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल रेसिडेंस में वो वापस जाने के लिए मतलब चाहता है। एकदम सिमिलर है द ट्रीज तुम्हारा, वो जो एनिमल्स वाला था तुम्हारा, ये ट्री जो तुम्हारा है ये एकदम सिमिलर है टाइगर
ये ट्री का जो सिचुएशन है तुम्हारा, ये एक टाइगर इन द जू के सिचुएशन से एकदम सिमिलर है। टाइगर इन द जू में भी दोस्तों हम लोग देखे थे कि वहाँ पे जंगली जानवर वापस जाना चाहते थे, जो कैद करके रख दिया गया उनको। यहाँ पे ट्रीज की बात की गई है एड्रिन रिच के द्वारा, ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब हाउ देयर रूट्स ब्रांचेज एंड लीव्स स्ट्रेन टू मूव आउट ग्रेजुअली ब्रेकिंग द बैरियर्स। देखो यहाँ पे पोएट ये डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से तुम्हारा पेड़ों की जड़ों, शाखाओं और पत्तों के धीरे धीरे बाहर निकलने और बंधन तोड़ने का वर्णन करती है। सपोज करो धीरे धीरे क्या होगा, पेड़ पौधा बड़ा होगा तो धीरे धीरे बाहर निकलना चाहेगा ना जी। बहुत ऐसे ऐसे घर तुम गए होगे, देखोगे कि दीवार में ही हल्का हल्का वृक्ष का रूट्स वगैरह आ गया है, ट्री का, या फिर कुछ पत्ता वगैरह दीवार पे ही चल रहा है। तो क्यों ऐसा करना है यार, उसको ढंग से मतलब अपना जीने दो ना, स्पेस दो यार उसको भी, ठीक है कि नहीं। As a tree being journey back to nature, the room empties out, symbolizing the lifelessness of species devoid of natural elements. यही कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे पेड़ अपने प्राकृतिक दुनिया की ओर बढ़ते हैं, कमरा खाली हो जाता है, ठीक है। जो ये दर्शाता है कि प्राकृतिक तत्वों से जो बिना जगह निराश हो जाती है। सो नेक्स्ट लाइन में हमारा ये कह रहा है कि जैसे जैसे तुम्हारा पेड़ अपनी प्राकृतिक दुनिया की ओर बढ़ता है, मतलब बाहर की ओर बढ़ता है, उसके ब्रांचेस को खिलने के बाद, पूरा बड़ा होने के बाद कमरा खाली हो जाता है क्योंकि बाहर निकल जाएगा। जो ये दर्शाता है कि प्राकृतिक तत्वों के बिना जगह निराश हो जाती है। ये भी सही बात है। देखो सपोज करो यार, तुम्हारे रूम से अगर पेड़ पौधा बड़ा होकर के बाहर जाएगा, तुम्हारा रूम खाली हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा रूम खाली हो जाएगा तो तुम्हारा रूम निराश हो जाएगा। तो उसी तरह सिमिलर है, ठीक है, कि तुम जहाँ पे पेड़ रहना चाहिए वहां से तुम हटा के रूम में डेकोरेशन के लिए लेके आए हो, तो वहां का जगह तो निराश हो गया ना जी। समझ में आया कि नहीं आया। द पोएट हर सेल्फ रिमेन्स इनसाइड, वही जो पोएट तुम्हारा एड्रिन रिच है वही तुम्हारे अंदर में है रूम के, ऑब्जर्विंग द क्वाइट बट पावरफुल एक्सोडस ऑफ द ट्री। जो कवि है तुम्हारा वो स्वयं कमरे के अंदर रहती है और पेड़ों के इस शांत लेकिन शक्तिशाली पलायन को देखती है। पलायन मतलब क्या होता है, निकलना, मतलब गायब हो जाना, ठीक है कि नहीं। एड्रिन रिच यूजेस दिस इमेजरी टू कमेंट ऑन सोसाइटल एनवायरमेंटल इशूज। समझने की कोशिश करो भाई कि एड्रिन रिच जो है यह इस छवि का उपयोग समाज और पर्यावरण मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए करती है। देखो सिमिलर चीज अभी तुमको बताए थे कि हर एक पोएम में तुमको कंपैरिजन करके कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो ये पोएम में तुम्हें ये दिखा रहा है कि इसको कनेक्ट करते हुए कि एड्रिन रिच ये कहना चाहती है कि ये तुम्हारा जो छवि है, इसका जो जो छवि है, जो पेड़ पौधे का छवि है, जैसे मान लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस चला गया, ठीक है, समाज और पर्यावरण मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए करती है कि भाई समाज और पर्यावरण कितना ज्यादा भ्रष्ट होते जा रहा है, ठीक है, कि भाई पर्यावरण का एकदम पूरा ध्यान नहीं है, ठीक है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हर हमेशा पेड़ पौधा काट रहा है भाई अपने सेल्फ बेनिफिट्स के लिए, ठीक है कि नहीं। तो दीज आर थिंग्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ऑन ए डीपर लेवल द पोएट रिफ्लेक्ट्स थीम्स ऑफ ऑपरेशन, रिबिलियन एंड डिजायर ऑफ रिक्लेम वन आइडेंटिटी एंड स्पेस। और गहरे स्तर पर कविता तुम्हारा ये कहना चाहता है, पोएट भी ये कहना चाहते हैं कि विद्रोह और अपनी पहचान और स्थान को पुनः प्राप्त करने की इच्छा को दर्शाती है। समझने की कोशिश करना है, सीधा सा बात है कि कोई भी चीज़ को तुम अगर कैद कर लोगे डेकोरेशन के लिए, अपना सेल्फ बेनिफिट्स के लिए, जो तुम्हारा मानव का जो ये तुम्हारा, अरे सपोज करो ना कि हम लोगों ने आज़ादी को प्राप्त किया। स्टार्टिंग में ही तो मैं बोल दिया था कि ह्यूमन स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए, सेल्फ लिबरेशन के लिए, ठीक है कि नहीं, स्ट्रगल किया है। अंग्रेज का जब हम लोग आज़ाद था, हम लोग जब कैद थे, तो हम लोग फिर ट्री को क्यों कैद करते हैं? सीधा सा बात है, ट्री को क्यों कैद करना है भाई, ठीक है कि नहीं। सिंपल सा फंडा है, अपने आज़ादी को भी समझो। यू आर ए लिविंग थिंग्स, तो वो भी लिविंग थिंग्स है भाई, उसको भी एकदम फ्री दो, स्पेस दो, पूरा हक है उसको, ठीक है। तो दिस आर द समरी ऑफ द ट्रीज पोएम, जो कि एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोएम पे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट पोएम क्या कर रहा है, फॉग। ये बहुत ज़्यादा छोटा पोएम है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा लेसन तुम्हें यहाँ पे सिखाता है, ठीक है कि नहीं। The poem Fog is short yet vivid description of how fog approaches and settle over a city or harbor, ठीक है कि नहीं। कविता तुम्हारा जो कोहरा है, ये तो कोहरा कहते हैं, फॉग को कहते हैं कोहरा। कि देखते होगे तुम लोग ठंड के मौसम में भी फॉग वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, या फिर तुम देखोगे कि स्मोक की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से भी फॉग बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे देखा गया है कि कार्ल जो सैंडबर्ग कहना चाहते हैं, ये तुम्हारा फॉग जो धुंध कोहरा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कविता कोहरा एक छोटा सा तुम्हारा है, लेकिन प्रभावशाली है, पूरा इफेक्टिव पोएम है जो तुम्हारे जीवन पे इफेक्ट ला सकता है, ठीक है। जो व्याख्या ये देती है कि तुम्हारा कोहरा किसी शहर या बंदरगाह पर आता है और छा जाता है। सीधा सा बात है भाई, कोहरा आया और छा गया, ठीक है कि नहीं। तो सेकंड पॉइंट में क्या कर रहा है, द पोएट यूजेस ए मेटाफर कंपेयरिंग द फॉग टू ए कैट, ठीक है। तो दोस्तों अभी तुमको तुरंत बताए थे कि जो मेटाफर वगैरह होता है वो सारा फिगर ऑफ स्पीच है, उसको कहते हैं तुम्हारा क्या, अलंकार। तो मेटाफर जो तुम्हारा अलंकार है वो कंपेयरिंग करने के लिए यूज किया गया है। फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है, ठीक है। कवि ने कोहरे की तुलना एक बिल्ली से की है, सीधा सा बात है। लाइक ए कैट द फॉग कम साइलेंटली, मूव्स ग्रेसफुली एंड सिट ऑन इट्स हॉन्चेस बिफोर क्वाइट
साइलेंटली डिसअपीयरिंग, ठीक है। जैसे बिल्ली चुपचाप आती है, धीरे धीरे चलती है और अपने पिछले पैरों पर बैठकर शांतिपूर्वक चली जाती है, वैसे ही कोहरा भी आता है और अपने आप चला जाता है, ठीक है कि नहीं। अरे बिल्ली है कि नहीं, बिल्ली शांति से आता है, ठीक है कि नहीं, और अपने पिछले पैरों पर बैठ कर शांतिपूर्वक रूपेन चली जाती है शांतिपूर्वक से, ठीक है कि नहीं। उधर तुम्हारा साइलेंटली फॉग आता है और फॉग भी चला जाता है, ठीक है। द पोएम एम्फसाइज द स्टिलनेस एंड द मिस्टीरियस नेचर ऑफ द फॉग। यह कविता कोहरे की स्थिरता और रहस्यमय स्वभाव को दर्शा रहा है, जो तुम्हारा मिस्टीरियस नेचर है फॉग का, और जो तुम्हारा स्टिलनेस है, ठीक है, स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, उसको दर्शाता है कि भाई चुपचाप से आए, अपना काम किए, अपना फिर चले गए। सैंडबर्ग्स जो तुम्हारा है, ये तुम पोएट, ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं इट एज समथिंग नेचुरल एंड इनविटेबल, अराइविंग विदाउट वार्निंग एंड लिविंग विदाउट डिस्टर्बेंस। बहुत बड़ा बात है भाई, बहुत बड़ा बात है। इससे यही दिखाना चाह रहे हैं कि जिस तरह तुम्हारा फॉग चुपचाप से आया, अपना रहा, चला गया, जैसे बिल्ली आई अपना गई, फिर शांतिपूर्वक अपना चली जाती है, उसी तरह तुम्हारा कोई भी नेचुरल तुम्हारा फेनोमेना है, प्राकृतिक आपदा ही क्यों ना हो, ठीक है, वो तुम्हारा प्रकृति और अप्रिय घटना, समझ रहे हो कि नहीं, अप्रिय घटना उसको कहते हैं, इनएविटेबल को कहते हैं अप्रिय घटना, और नेचुरल मतलब तुम्हारा प्राकृतिक घटना, ये तुम्हारा बिना वार्निंग दिए अचानक से कभी भी आ सकता है और हमें डिस्टरबेंस करके चला भी जाएगा, मतलब कुछ पता भी नहीं चलेगा, विदाउट कुछ डिस्टरबेंस किए ऐसा डिस्टर्ब करेगा कि कुछ पता भी नहीं चलेगा, मतलब बिना चेतावनी की आती है और बिना किसी परेशानी के चली जाती है। मतलब परेशानी की तो चली ही जाएगी ना भाई, आपदा अगर आया तो बिना चेतावनी का आया, जैसे कोरोना वगैरह आया, कोई चेतावनी नहीं था, ठीक है, एक तुम्हारा क्या था, पैंडेमिक था, तो कितना बड़ा आपदा था वो, एक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन इतना ज़्यादा है, तो हर चीज़ एक नेचुरल जो तुम्हारा फेनोमेना है, तुम उसको कनेक्ट करो ना भाई, अपने सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से, यू कैन राइट दैट। तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ कर नहीं आ सकते हो दोस्तों एग्जामिनेशन में। 6 पॉइंट क्या कह रहा था, सिंप्लिसिटी ऑफ द पोएम हाईलाइट द ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ दिस नेचुरल फिनोमिना। कविता की जो सरलता है, इस प्रकृति की घटनाओं की सुंदरता और शांति को उजागर करता है कि प्राकृतिक, देखो यहाँ पे दो तरीके का तुम्हारा घटना हो सकता है, ठीक है। एक होता है गुड इंसिडेंट तुम्हारा होगा, प्राकृतिक घटना, कि हाँ जहाँ पे पृथ्वी के निवासी के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा वो प्राकृतिक घटना, और एक तुम्हारा विपदा आ सकता है जो कि बिना बताए, बिना अलर्ट किए तुम्हें आ जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, अपना आप चला भी जाएगा, ठीक है। कविता इस सरल प्राकृतिक घटना को तुम्हारा दर्शा रहा है और उसकी सुंदरता और शांति को दर्शा रहा है कि अपने जीवन में भी तुम इस तरीके का ला सकते हो प्रभाव कि अपना शांतिपूर्वक काम करो, अपने आप को मतलब उस रंग रूप ढांचे में ढालो कि भाई हाँ अपना काम किए, चले गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसको सोसाइटी से कनेक्ट करके, इन्वायरमेंट से भी कनेक्ट करो, और यही सब चीज कनेक्ट करके कार्ल सैंडबर्ग हमें प्रकृति का इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहे हैं, नेचुरल फेनोमिना का इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हम लोग चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पोएम पे। यही था हमारा समरी फॉग का और तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फॉग का। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट समरी, क्या कह रहा है, द चैप्टर का नाम है, तुम्हारा पोएम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो तुम्हारा ऑगडेन नेस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। दिस इज ए ह्यूमरस एंड विस्मिकल पोएम अबाउट बेलिंडा, लिटिल गर्ल हु लिव्स विथ हर पेट्स। मतलब सीधा सा बात है, ये कविता एक हास्य और मजेदार कहानी के रूप में बनाया गया है, मतलब थोड़ा सा उसको मजेदार रूप से तुम उसको देख सकते हो इस कविता को। जो बेलिंडा नाम की एक छोटी लड़की है, तुम्हारा याद रखना, बेलिंडा नाम का एक लड़की है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन वाले पोएम में बेलिंडा नाम की एक लड़की है, जो छोटी सी बच्ची है, जो कुछ अपने पालतू जानवर के साथ रहती है, जिसमें डॉग आते हैं और कैट आता है और तो माउस आता है और ड्रैगन आता है, तो सबका तुम्हारा नाम, वो अपना नामकरण, अरे तुम अपने घर में पालतू जानवर रखे हो तो उसका नाम रखते हो ना, राम श्याम मोहन, कुछ भी, सार्क या फिर चीता, कुछ भी नाम रखते होगे। तो डॉग का नाम रखी है उसने मस्टर्ड, कैट का नाम रखी है इंक, माउस का नाम रखी है ब्लिंक, ड्रैगन का नाम रखी है कस्टर्ड, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है भाई, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द नेम्स विच आर गिवन बाय द बेलिंडा फॉर अर पेट्स, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है कि डॉग का मस्टर्ड, कैट का इंक, माउस का ब्लिंक, ड्रैगन का कस्टर्ड, एकदम नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। तो बेलिंडा एंड हर पेट्स कंसिडर्ड देमसेल्फ ब्रेव एंड रिडिकुलर कस्टर्ड फॉर बीइंग कॉवर्डली। तो हमारा सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि बेलिंडा और उसके साथी खुद को बहादुर मानते हैं और कस्टर्ड का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है कि नहीं। देखो बेलिंडा और उसके जो पेट्स हैं ना जितने भी, वो सब मतलब साथ में अपने आप को बहुत ज्यादा बहादुर मानते हैं, और जो तुम्हारा कस्टर्ड है, कस्टर्ड जो तुम्हारा ड्रैगन है, उसका मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाता है भाई, ये तो सच बात नहीं है, सही नहीं है। तो भाई मजाक क्यों उड़ाता है, मजाक इसलिए उड़ाता है क्योंकि वो थोड़ा डरपोक है, ठीक है। मतलब कस्टर्ड तुम्हारा ड्रैगन है, वो तुम्हारा थोड़ा डरपोक है, ठीक है कि नहीं, मतलब समझ रहे हो कि नहीं, ब्रेव नहीं है, उतना ज़्यादा डरपोक है, बहादुर नहीं है।
तो डिस्पाइट हिज लार्ज साइज फियरसम अपीयरेंस कस्टर्ड इज मॉक्ड फॉर हिज टीम्ड नेचर। तो लेकिन ये उनकी ये धारणा जो तुम्हारा है तब बदल जाता है, उनका जो ये सोच है, धारणा मतलब सोच, ये जो तुम्हारा बेलिंडा थी और उसके जो भी बाकी के पेट्स थे, पालतू जानवर थे, वे सब की सोच तब बदलती है जब एक समुद्री डाकू मतलब जो तुम्हारा था उनके घर पर हमला करता है। ठीक है कि नहीं, समुद्री डाकू उन पे हमला करता है घर पे, ठीक है। हाउएवर द परसेप्शन ऑफ कस्टर्ड चेंजेस व्हेन ए पायरेट्स अटैक देयर होम। ध्यान रखना तुम कि पायरेट जो समुद्री डाकू कहते हैं पायरेट्स को, ठीक है, पायरेट अटैक किया तुम्हारा उसके घर पे। वाइल द सो कॉल्ड ब्रेव कंपेनियंस आर टेरिफाइड एंड फ्ली, कस्टर्ड राइजेस टू द ओकेजन फाइटिंग एंड डिफीटिंग द पायरेट सिंगल हैंडली। उनके घर पे हमला तो करता है जबकि बाकी सभी डर के मारे भाग जाते हैं। वो जो तुम्हारा सो कॉल ब्रेव था ना सब, बाद बाकी जो तुम्हारा पालतू जानवर था, ये तुम्हारा मस्टर्ड डॉग कैट जो तुम्हारा इंक हो गया, माउस तुम्हारा जो ब्लिंक हो गया, ये तुम्हारा तीनों था, ये कैट माउस डॉग, ये तीनों डर के मारे भाग जाता है। लेकिन कस्टर्ड एकदम पूरा बहादुरी के साथ अपनी हिम्मत दिखाता है और अकेले ही समुद्री डाकू को हरा देता है, ठीक है कि नहीं। His bravery saves everyone, proving that true courage is not about appearance or boosting about, but about action in critical moment। तो ये चीज़ ये दिखाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई हाँ, ये चीज़ से तुम भी समझ सकते हो कि किसी को भी तुम हल्के में मत नहीं ले सकते हो, ठीक है। तुम्हारा दोस्त ही अगर है तुम उसको हल्के में नहीं ले सकते हो भाई। वो अगर कमज़ोर है तो हो सकता है ऐसा हो कि तुम ऐसा सिचुएशन आए कि तुम उसको उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाओ, लेकिन वो तुम्हें उस सिचुएशन से निकाल ले, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट इसी माध्यम से लोगों को लेसन देना सिखाता है, किसी को भी मतलब तुम कमजोर वीक नहीं समझ सकते हो और जज नहीं कर सकते हो। डोंट जज एनीवन, ठीक है। मतलब इंस्टेंटली तुम किसी को भी जज नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुरंत में। तो दैट आर द थिंग्स, तो तुम्हें याद रखना है। उसकी बहादुरी सभी को बचा लेती है और यह सब साबित करती है कि सच्ची बहादुरी दिखाना, समझ में आ रहा है कि नहीं, सच्ची बहादुरी दिखावे या डिंग मारने में नहीं होती है। समझो बात को। तो इसका मतलब यही है कि सच्ची दिखावी तुम्हारा सो कॉल ब्रेव बनने से नहीं होती है, मतलब दिखावटी और डिंग मारने से तुम्हारा डिंग मारता है ना बहुत सारे लोग, हाँ भाई मेरे पास तो ये वो है, ये करेंगे वो करेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है, तुम बुला के लेके आओ हम देख लेंगे, और जैसे आया फिर सब छोड़ के भाग जाएगा, तुम पिट जाओगे, ठीक है। तो दैट आर द थिंग्स। ये कविता तुम्हारा दिस पोएम विथ इट्स प्लेफुल लैंग्वेज एंड राइमिंग कपलेट्स चैलेंजेस stereotypes and teaches readers not to judge other based on their outward behavior और characteristics। तो ये कहानी तुम्हारा, ये जो पोएम है तुम्हारा, ये कविता तुम्हारा है, अपनी हल्की फुल्की भाषा और तुकतबंदी के साथ मज़ेदार तुम्हारा जो था, मज़ेदार कहानी के रूप में ये दिखाना चाहता है, ये आंकना चाहता है कि हमें किसी भी लोगों को, हमें किसी को भी उसकी बाहरी आदतों से, हमें किसी भी उसके आउटवर्ड जो तुम्हारा है बिहेवियर, बाहरी आदतें, ठीक है, बाहरी आदतों और आधार पर उसके बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे जज नहीं करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, आंकना नहीं चाहिए। और इट ऑल्सो सब्टली कन्वेड द आइडिया दैट एवरीवन हैज यूनिक स्ट्रेंथ दैट मे रिवेल देमसेल्फ व्हेन इट द टाइम्स कम। तो ये पोएम तुम्हारा ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, ये आइडिया देने की कोशिश कर रहा है द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन ऑगडेन नेक्स के द्वारा तुम्हारा, कि भाई जो हर लोग हैं, सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक स्ट्रेंथ, यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक शक्तियाँ होती है, ठीक है। यह सभी को सिखाता है कि हर किसी में अलग अलग ताकतें होती है जो सही समय पर तुम्हें सामने आती है और काम देती है, ठीक है कि नहीं। तो हमें किसी को भी आंकना नहीं चाहिए, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। डोंट जज एनीवन इंस्टेंटली बिफोर नोइंग फुल्ली। समझ में आया कि नहीं है, उसको बिना अच्छे से जाने हुए, किसी को भी अच्छे से बिना जाने हुए प्लीज जज मत करो, ठीक है। दैट आर द सिंपल फंडा ऑफ द दिस पोएम एंड दिस समरी। हम लोग चलते हैं दोस्तों हमारा लास्ट पोएम पे, हम लोग अब आ गए हैं लास्ट पोएम पे। तो लास्ट पोएम क्या कह रहा है, द समरी तुम्हारा देना है, दिस पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड एनी गॉर्जी, ए यंग वुमन एंड गोल्डन हेयर। सीधा सा बात है कि ये जो तुम्हारा पोएम है, ये एनी गॉर्जी, ये तुम्हारा पोएम है W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, W.B. येट्स के द्वारा। ये पोएम कन्वर्सेशन है दो आदमी के बीच का, एक पोएट का, एक एनी गॉर्जी के द्वारा। जो एनी गॉर्जी क्या है, नाम है एक यंग वुमेन का, उसका जो बाल है सुनहरा है, ठीक है, गोल्डन बाल है उसका। देखो बहुत सारे लोग हाईलाइट कराता है बाल वगैरह, तो उसका भी मतलब बाल थोड़ा अच्छे से सुनहरा है, ठीक है। एनी बिलीव्स दैट पीपल फॉल इन लव विथ हर ओनली बिकॉज ऑफ हर आउटवर्ड ब्यूटी स्पेशली हर गोल्डन हेयर। तो एनी को बिलीव, मतलब यही है, एनी का मानना है कि लोग उससे प्यार करते हैं सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता से, खासकर उसके सुनहरे बालों के कारण, ठीक है, उसका यही मानना है। शी सजेस्ट दैट शी कुड डाई हर हेयर अनदर कलर टू सी इफ समवन
वुड लव हर फॉर हर ट्रू सेल्फ एंड इनर क्वालिटीज। वो एक सजेशन देती है, वो एक सुझाव देती है कि वह अपने बालों का रंग बदल के देखना चाहती है ताकि वो पता कर सके, पता उसको चल सके क्या कोई उसे उसके आंतरिक गुणों से, उसके अंदर के गुणों से उसको प्यार करता है कि नहीं करता है, प्यार करेगा कि नहीं करेगा। अरे बाहरी रंग रूप ढांचा देख करके, कंस्ट्रक्शन देख के, फिगर देख करके तुम लोग मतलब बहुत ज्यादा जज कर लेते हो, हाँ भाई बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना बाबू। वो तुम्हारा इनर क्वालिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे किसी भी लोगों के साथ लाइफ टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं। जीवन में लाइफ पार्टनर तुम ऐसे किसी को नहीं बना लोगे ना, या फिर किसी के साथ दोस्ती ऐसे नहीं कर लोगे। तो इसलिए हमें उसके इनर क्वालिटीज को देखना चाहिए। यह इस कविता के द्वारा तुम्हें यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है, और एक चीज और बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो तुम्हारा इनर क्वालिटी से प्यार करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक भगवान को छोड़ करके, ठीक है कि नहीं। द पोएट रिस्पॉन्ड बाय एग्रीइंग दैट मोस्ट पीपुल आर अट्रैक्टेड टू एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो दिस आर द थिंग्स, अभी तुमने तुमको समझा है। कवि उत्तर देता है, कवि यही बोलता है कि अत्यधिक लोग केवल बाहरी सुंदरता से तुम्हारा प्यार करते हैं और आकर्षित होते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन अट्रैक्टिव होते हैं। हाउएवर ही एड्स दैट ओनली गॉड हैज द एबिलिटी टू लव अनकंडीशनली, ठीक है, बिना कोई कंडीशन के निस्वार्थ भाव से प्रेम करना है, ठीक है। तुम लोग प्रेमानंद महाराज जी का शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह दिखता होगा, ठीक है, तो वो हमेशा बोलते हैं और बहुत लोगों का मानना है कि निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, ठीक है, यही तुम्हारा मेन रोल होना चाहिए, ठीक है। तो यही रोल जो है, यही कैपेबिलिटी जो है और एबिलिटी है भगवान के ही अंदर में है, ठीक है। गॉड हैज एबिलिटी टू लव अनकंडीशनली, बिना कोई मतलब कंडीशन के, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन आउटवर्ड ब्यूटी, बिना किसी बाहरी सुंदरता के प्रभावित हुए वे प्यार कर सकते हैं भगवान, ठीक है कि नहीं। द पोएम कन्वेज द आइडिया दैट ट्रू लव गोज बियॉन्ड फिजिकल अट्रैक्शन एंड इज रूटेड इन ए पर्सन इनर कैरेक्टर। और ये कविता तुम्हारा इस विचार को व्यक्त करता है, इस विचार को समझाता है, इस विचार को दिखाता है। प्रोस्पेक्टिव तुम्हारा इस पोएम का यही है कि सच्चा प्यार शारीरिक आकर्षण से परे होता है, ठीक है कि नहीं, कि सच्चा प्यार मतलब ट्रू लव गोज बियॉन्ड फिजिकल अट्रैक्शन, यही दर्शाता है ये पोएम, ठीक है कि नहीं। सच्चा प्यार शारीरिक आकर्षण से परे होता है एंड तुम्हारा रूटेड इन ए पर्सन इनर कैरेक्टर, और किसी व्यक्ति के आंतरिक गुणों में ही निहित होता है। समझ में आया कि नहीं, मतलब समझने की कोशिश करो, किसी के अंदर के क्वालिटीज को ही देख करके प्रेम किया जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों यही था हमारा बेस्ट, एकदम तुम्हारा हो सकता था एकदम शॉर्ट में सारा चीज क्रिस्टल क्लियर। द फॉर एनी ग्योर्जी WB येट्स, पूरा एकदम जो कहते हैं ना, जो नेचर से प्रेम करना या फिर किसी भी इंसान ह्यूमन बींग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्यार मोहब्बत होता ही है ना जी। तो किसी के से प्यार करना है तो फिजिकल आउटवर्ड्स मतलब अट्रैक्शनस को देख के प्यार मत करो, फिजिकल को देख के, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस को देख के प्यार मत करो, ठीक है, उसके अंदर के इनर क्वालिटीज को देख के प्यार करो। तो दिस आर द मेन रियल मोटो और प्रोस्पेक्टिव ऑफ दिस पोएम, समरी ऑफ दिस पोएम। सो दोस्तों यही था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारा जो था भाई पूरा एकदम, भैया हमको पोएम क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए, फर्स्ट फ्लाइट का, क्लास 10 इंग्लिश का, सब चीज़ करवा दिया हूँ, पूरा एकदम दिमाग में तुम्हारा याद हो गया होगा अगर तुम इस पूरे 1 घंटे को, 1 घंटे 5 मिनट को देख लिए होगे भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर, गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि भाई इससे ज़्यादा, इससे बाहर कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, एकदम पूरा समझे हुए होगे, बात खत्म, क्रिस्टल क्लियर खत्म, ठीक है। ब्रह्मास्त्र था तुम्हारा साहिल भैया का, ठीक है कि नहीं। थैंक यू। और मैं ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो यार, अभी तक मैंने एक बार भी बोला नहीं था। प्लीज़ साहिल भैया को रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो यार, साहिल भैया को सपोर्ट दिखाओ। एग्जामिनेशन तुम्हारा पहले, मतलब एग्जामिनेशन तुम्हारा परसों है, साहिल भैया का बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ हमेशा है, एकदम एग्जामिनेशन 4 के आओ। और कोई कुछ चाहिए तो कल लास्ट डे है तुम्हारा, बोलो हम तुम्हारे लेके आएंगे, ठीक है, जरूर लेके आएंगे, ठीक है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।